नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म को लेकर के। जिस तरह से पिछले दिनों एक के बाद एक बयान हुए हैं और वो सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत करने वाले हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है और क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है। ये बयानबाजी अपने आप में अलग थलग इसको नहीं देखा जा सकता है। इसके मायने होते हैं, उस मायने को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मायने हैं, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है और इस विषय को अचानक उठाने का मतलब क्या है। अभी तमिलनाडु सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के पुत्र उदयगिरी स्टालिन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सनातन को ऐसी बीमारियों से तुलना की जिनका इलाज नहीं, उसका इरेडिकेशन यानी उसके उन्मूलन की बात की। मतलब उन्होंने बोला कि मलेरिया, डेंगू, प्लेग, इस तरह की जो बीमारियां हैं इनके इलाज से काम नहीं चलेगा, इनका इरेडिकेशन, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तमिलनाडु लंबे समय से एंटी सनातन या दो तरह की, एक सनातनियों के खिलाफ और दूसरी नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ राजनीति करता रहा है। क्योंकि एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि अभी केंद्र में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो जिस पर नॉर्थ का या वेस्ट का डोमिनेंस है। हालांकि ये मिथ भी टूटे हैं, इसलिए कि कर्नाटक तक पहुंचे हुए हैं लोग। कर्नाटक तक भाजपा के एमपी पहुंचे हैं। तमिलनाडु इस समय नहीं है, लेकिन तमिलनाडु से भी भाजपा से चुन के लोग आते रहे हैं। अब इसके मायने क्या है, मैं पहले तमिलनाडु पर बात करता हूं, फिर बाकी और जगहों पर और जगहों पर भी इस विषय को लेके आएंगे कि क्यों सनातन धर्म पर लगातार अटैक हो रहे हैं। तमिलनाडु की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अन्नामलाई सक्रिय हुए हैं और वो हिंदुत्व की बात तमिलनाडु में कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अगर उनका अपना जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से वो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को भी साथ लेकर के भी चुनावी राजनीति में आगे जाने के लिए तैयार है। और जिस तरह की भीड़ उनकी रैलियों में इकट्ठा हो रही है, वो निश्चित तौर पर जो द्रविड़ सेंट्रिक पार्टी या जो एंटी सनातन दल हैं उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है। अभी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की 2 हफ्ते पहले, पूरे तमिलनाडु में घूम कर यात्रा करेंगे और अमित शाह जी ने उस यात्रा की शुरुआत की, उस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो एक तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रधानमंत्री का फोकस बहुत दिनों से तमिलनाडु पर है। और तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अभी भी हिंदू संस्कृति पूरी तरह से बहुत मजबूती के साथ है। लेकिन ये जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है, इस कारण से वो थोड़ी सी उस पर पर्दा सा डाल दिया गया, उसको मुखर होकर के सामने नहीं आ पाती है। उस प्रयास में तमिल समागम बनारस में किया गया और बहुत सारे यूथ और बहुत सारे लोग तमिलनाडु से बनारस आए और एक लिंक काशी और रामेश्वरम का एक लिंक बनाने और समझने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई। उसका प्रभाव दिख रहा है। तमिल समागम केवल बनारस नहीं हो रहा है, अब उसके और भी बहुत सारे केंद्र हैं जहां पर तमिल समागम आयोजित किया जा रहा है और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। प्रभाव दिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अगर सोशल मीडिया को क्राइटेरिया मानते हैं तो सोशल मीडिया पर इस पर लोग बहुत मुखर होकर के लिख रहे हैं। एक दूसरा, तमिलनाडु में भाजपा की रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है। विशेष रूप से जो वहाँ के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उनकी भीड़ में जो रिटायर्ड, जिन्होंने वीआरएस ले लिया आईपीएस से, और वो बहुत मुखर होकर के बोलते हैं और बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो 2 विषय ये हो गए हैं।
तीसरा, पॉलिटिकली सरकार ने कुछ इस तरह का रणनीति बनाई है कि तमिल लोगों को लग रहा है कि सरकार में उनको प्रतिनिधित्व अच्छे तरह से मिला है, बल्कि ज़्यादा मिला है। जैसे केंद्र में 2 मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, दोनों तमिल हैं। उसके अलावा तेलंगाना की गवर्नर, झारखंड की गवर्नर और एक गवर्नर, कुल 3 गवर्नर और एक राज्य मंत्री भी केंद्र में तमिल हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि बीजेपी तमिलनाडु को लेकर के सक्रिय है और वहाँ पर वो अपने चुनाव कह लीजिए या 2024 की तैयारी कह लीजिए, उसके लिए 2-3 साल से लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं और वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बयानबाजी आना स्वाभाविक है। हालांकि ये बात एंटी हिंदू बात या भगवान राम के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल ईवीएस नायकर किया करते थे और यही जो बाद में कांग्रेस से अलग हो गए थे और वही वहाँ पर एक नई तरह की राजनीति उन्होंने आगे बढ़ाई। अब इसके केवल तमिलनाडु नहीं बल्कि बाकी और जगहों पर असर होंगे, उसको समापन के समय समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन और समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन के बारे में और कुछ तरह और कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हालांकि सूची लंबी है, लेकिन प्रमुखता से कुछ नाम लेने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी की सरकार है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भगवान राम, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहे हैं। वहाँ पर भी वो लगातार ये नेवले और सांप की एनालॉजी दिए थे। उन्होंने बताया कि मैं नेवला हूँ और भाजपा और ये सांप हैं इनको। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने भी हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक बात कही थी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपमानजनक बात कही थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने। खड़गे ने ये कहा था कि अगर आप लोग एक नहीं होइएगा, यूनाइटेड नहीं होइएगा, तो फिर सनातन का शासन आ जाएगा। अब ये और इस तरह ये लंबी सूची है, इसमें 1-2 व्यक्ति या 4-5 व्यक्ति जिनके हमने नाम गिनाए, केवल वो नहीं है। एक लंबी सूची है। आप हर प्रदेश में जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ कोई न कोई इस तरह की बात करता मिल जाएगा जिसमें हिंदू धर्म, हिंदू प्रतीकों की, हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए लोग मिल जाएंगे। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने सिर्फ यही हैं कि आप हिंदू धर्म की आलोचना कीजिए, हिंदू ना सड़क पर उतरेगा, ना विरोध करे, इस तरह का विरोध करेगा जो किसी व्यक्ति पर सीधे हिंसात्मक हो, बल्कि वो कानूनी रूप से जो संभव हो पाएगा करेगा। दूसरी तरफ इसके मायने ये हैं कि जैसे ही आपने हिंदू धर्म को के बारे में अपमानजनक बात कही, वैसे ही आप ये कल्पना करने लगते हैं कि शायद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो आपके साथ लामबंद हो जाएगी। और प्रयास यही होता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, हिंदू धार्मिक प्रतीकों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में आप गाली दीजिए और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक विशेष कम्युनिटी को अपने लामबंद कर दीजिए। लेकिन क्या ऐसा सचमुच हो रहा है? क्या ऐसा लगता है कि इस तरह से करने से मेजॉरिटी कम्युनिटी पर, हिंदुओं पर, सनातनियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये एक राजनीतिक मसला है और इसको उसी ढंग से समझने की ज़रूरत है। अभी INDIA की तीसरी बैठक बम्बई में हुई। हालांकि वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन उनमें जितने घटक दल हैं, अगर उन घटक दलों को, जैसे DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एक घटक है, अगर उसका कोई नेता सनातन के खिलाफ बात करेगा और चाहे वो तमिलनाडु में बात करे, क्या उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात
छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके अपने प्रदेश में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो भी नेता जहाँ भी इस तरह की बात करेगा उसका प्रभाव होगा। और अगर INDAI सिर्फ इस मुगालते में या इस योजना के तहत काम कर रहा है कि वो सिर्फ एक एंटी हिंदू प्लैंक ले करके या एंटी सनातनी प्लैंक ले करके और बाकी और कुछ तरह के विषयों पर काम करके चुनाव जीत पाएगा, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी स्ट्रेटजी को फिर से काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है। लोग भले चुप रहें, विरोध सड़क पर उतर करके ना करें, लेकिन ये चीज़ें लोगों को आहत करती हैं, लोगों को बहुत ज़ोर से आहत करती हैं। लोग सोशल मीडिया पर तो मुखर हो करके इस सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। तो ये दांव, इस तरह की चीज़ें सारे राजनीतिक दलों को उल्टा पड़ेंगी अगर कोई एंटी सनातनी बात करेगा। हालांकि उदयगिरि ने अपनी बात पर डटे रहने और उसको वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। आने वाला समय बताएगा कि इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, हम देखेंगे। अगले हफ्ते किसी और इसी तरह के विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।